बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। धुंध तो है भाई, धुंध आज भी है और चलें कल और परसों की निस्बत जो है ना कुछ कम है, लेकिन धुंध आज भी है और ये चुभन इतनी ज़्यादा है कि ये धुंध नहीं है, ये स्मोग है। इसके अंदर जो ज़र्रात है ना वो बड़े जहरीले हैं। ठीक है। और इसके साथ ना आज हमजा भी आपसे एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं भी एक छोटी सी रिसर्च आपके साथ शेयर करूँगी। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मोबाइल चार्जर हम लगा देते हैं और उसके बाद मोबाइल यूज़ करते रहते हैं। तो अब ये रिसर्च सामने आई है कि इतनी अंदर से शुआएं, लहरें, रेडिएशंस निकल रही होती हैं जो आपके लिए बहुत नुकसानदेह, और जब आप फ़ोन सुनते हैं तो वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मोबाइल साथ लगा हुआ है, आपने सॉकेट में चार्जर डाल दिया है और चार्जर ऑन है तो तब वो बिजली भी खा रहा है और तब भी वो लहरें निकल रही हैं अंदर से। ऐसा अगर आप सोचेंगे जी कि हमने तो मोबाइल निकाल लिया अब हम सेफ हैं, तो ऐसा नहीं है। यानी क्या करें फिर? फ़ोन हाँ, जब चार्ज हो रहा हो तो मोबाइल को साइड पे रख दे। अक्सर हमने ऐसे भी देखा कि बैटरीज फट गई, मोबाइल चार्ज हो रहा था, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे थे, तो ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं। तो मोबाइल यूज़ मत कीजिए जब आपने चार्ज पे लगाया हो। अब हमारा देखें ना, बैटरी बैंक हमारा साथ होता है। चलें, ये तो एक चीज़ होगी नहीं आप बता रहे हैं, लेकिन रेडिएशंस की अगर बात करें तो माइक्रोवेव का यूज़ अभी एक जो है ससेक्स के एक स्टूडेंट ने जो है वो एक रिसर्च की, छोटी सी उसकी रिसर्च थी। उसने पानी लिया और उसको बॉईल किया माइक्रोवेव में और नॉर्मल बॉईल किया और उसे ठंडा करके पौधे को डाला। जिस पौधे को माइक्रोवेव का पानी डाला गया था वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए मुरझा गया। सो इसकी रेडिएशंस जो है हम पे कितनी बुरी तरह असरअंदाज होती है इसके बारे में मुख्तलिफ तहकीकात हैं। सो अपने आप को जितना इन रेडिएशन से हम दूर रख सकें उतना बेहतर है। ये सबसे पहले यही बात करेंगे कि अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही हैं पाकिस्तानियों की, ज़रा एज ब्रैकेट्स के अंदर ख़त्म हो रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़त्म हो रही हैं। वैक्सीन जो है अब आ चुकी है और अब आम लोगों को भी लगाई जाएगी। सो अगर आपने अभी तक 1166 पे कॉल करके रजिस्टर नहीं करवाया है अपने पेरेंट्स को, अपने आप को, जो कि 65 साल की उम्र के ज़्यादा हैं, तो फिर यकीनी तौर पर आप देर कर रहे हैं। जल्द अज जल्द अपने आप को रजिस्टर करवाइए ताकि ये वैक्सीन जो है आपके हिस्से में भी आ सके, क्योंकि मुल्क भर में 65 साल और ज़ायद उम्र के बुजुर्ग शहरियों के लिए इंसदाद कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया। और ये ऐलान वफाकी वज़ीर असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा। उन्होंने बताया कि 65 साल और उससे ज़ायद उम्र के शहरी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब कन्फ्यूजन सिर्फ ये है कि फैसल सुल्तान साहब ने कहा था कि 60 साल से ज़ायद जो उम्र के लोग हैं उनके लिए साइनोफार्म जो वैक्सीन है वो बेहतर नताइज नहीं लेके आ रही है। तो अब 65 साल से ज़ायद लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये कौन सी वैक्सीन होगी, कैसे लगाई जाएगी, इसी पर आज हमने बात करनी है। जी, तो हमारे साथ हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नौशीन। फरमाई गई जिस कन्फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहिबा, एक तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि बिलाखिर पाकिस्तान में भी 65 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं उनको वैक्सीन लगाने का आगाज़ हो रहा है। तो ये वैक्सीन कौन सी है? क्योंकि चाइना ने जो वैक्सीन हमें दी है उसके बारे में तो ये इत्तलात थी कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए नहीं है महफूज। तो अब ये कोई और वैक्सीन है जो कि लगाई जा रही है? जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो साइनोफार्म के बारे में ये आया है कि ये उनके लिए सेफ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसमें सिर्फ ये है कि ज़ाहिर है हर वैक्सीन को आने से पहले, लॉन्च करने से पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और उसके अंदर वॉलंटियर्स जो हैं वो उसके अंदर अपने आप को लाते हैं जिनको वो वैक्सीन लगती है और फिर उसकी रोशनी में रिजल्ट्स मुरतब होते हैं। तो साइनोफार्म की जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे पूरी दुनिया में, उसमें 60+ लोगों ने बहुत कम तादाद में उसमें शिरकत की थी, इसलिए हमारे पास 60+ लोगों का इनफ डाटा नहीं था कि हम उसको डिक्लेयर करते कि वो सेफ है, वरना कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वो 60+ के लिए सेफ नहीं है। दूसरी बात ये कि जो इस वक्त एस्ट्राजेनेका की एक ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है जो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से हमें इंशाल्लाह ताला फरवरी के एंड में एक्सपेक्टेड है कि वो हमें मिल जाएगी। उसकी टोटल 17 मिलियन डोजेस जो है वो कोवैक्स ने हमें प्रोवाइड करने के लिए कहा है, जिसमें से 6 मिलियन यानी 60 लाख के करीब जो है वो हमें एंड ऑफ फरवरी में मिल जाएगी। और वही वाली वैक्सीन जो है एस्ट्राजेनेका की वो 65+ लोगों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये भी फरमाइएगा, जैसे आपने कहा एस्ट्राजेनेका जो है ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के ऊपर इतना इफेक्टिव नहीं पाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने इसको इस्तेमाल करने से भी इनकार किया। तो अब तो बहुत सारे वेरिएशंस और वेरिएंट्स जो है वो दुनिया में हैं। तो इसके बारे में भी फरमाइएगा कि फिर हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारा कोई और इरादा भी है, कोई और वैक्सीन को भी हम प्रोक्योर करने का इरादा रखते हैं ताकि अगर ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और मुख्तलिफ और वेरिएंट्स के ऊपर इफेक्टिव नहीं है तो फिर उसे ट्राई किया जा सके।
जी देखिए, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में इस किस्म का कोई वेरिएंट जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है, मगर पाकिस्तान इस वक्त मल्टीपल वैक्सीन्स को जो है वो प्रोक्योर कर रहा है, जिसमें एक सबसे पहले साइनोफार्म का आपको पता है, एस्ट्राजेनेका का मैंने आपको बता दिया, कैंसिनो बायो जिसके ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए थे वो भी तकरीबन 21 मिलियन डोजेस उसकी भी हमें मिल जाएंगी। 1 मिलियन तो इसी फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएंगी और बाकी 20 मिलियन जो है वो सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में आ जाएंगी। और उसके अलावा स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है उसके लिए भी ऑथराइजेशन जो है वो इशू कर दी गई है, वो भी पाकिस्तान में जल्द आ जाएगी। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे जैसे वैक्सीन अप्रूव होंगी दुनिया में मार्केट में नई नई वैक्सीन आती जाएंगी। पाकिस्तान टोटली जो है वो इनको फॉलो अप कर रहा है। हमारी जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है वो डेली बेसिस के ऊपर इन तमाम वैक्सीन को रिव्यू करती है, देखती है, जो पाकिस्तान के लिए सूटेबल होंगी मजीद वैक्सीन भी इंशाल्लाह ताला आती जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब हमें ये बता दें, खबरें सामने आ रही थी कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो बहुत हेजिटेट कर रहे हैं, वो तजब्जुब का शिकार हैं कि वैक्सीन नहीं लगवा रहे, इसीलिए जो वैक्सीनेशन का अमल है वो बहुत ही स्लो था। हम केपी की बात करें तो केपी में बहुत ज़्यादा ये मसाइल सामने आए। आप तक क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या ऐसा है नहीं है, क्या सवालात जन्म ले रहे हैं हेल्थ वर्कर्स के दिमाग में जो पहले ही रजिस्टर हो चुके थे? जी मैं खुद भी वैक्सीनेशन सेंटर्स विजिट करती रही हूँ और हेल्थ केयर वर्कर्स से मेरी खुद भी बातचीत हुई है। वो थोड़े से लोग हेजिटेंट हैं, दे जस्ट वांट टू वेट एंड सी, वो लगवाने से इनकार नहीं कर रहे। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि जो हमारे कोलीग्स लगवा रहे हैं हम जरा इनको कुछ दिन वॉच कर ले। जाहिर है ये वैक्सीन पहली दफा आई है और ज्यादा यंग डॉक्टर्स हैं उसके अंदर, तो वो थोड़े से हेजिटेंट थे मगर इनकार नहीं कर रहे थे। आई थिंक वो वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे है, मगर उनके बहुत सारे कोलीग्स ने लगवाई है और इंशाल्लाह ताला जब वो उसके अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे तो आई एम श्योर कि वो भी दे विल आल्सो कम फॉरवर्ड फॉर इट। डॉक्टर नौशीन साहब ये भी फरमाइएगा, ड्रेप एक्ट से मुस्तस्ना किया गया है जो इम्पोर्ट करेंगे प्राइवेट जो हमारा सेक्टर है, ये क्यों किया गया? क्योंकि कीमतों को रेगुलेट करना तो बहुत ज़रूरी है। इस तरह से तो अपनी मन मर्जी की कीमत जो है उसका तयन करेंगे और इस तरह से फिर आम आदमी या गरीब आदमी की पहुंच में तो नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर की इम्पोर्ट की हुई वैक्सीन्स। जी देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन कर रही है। उसने जो हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है उसके लिए वो इंतजामात कर रही है कि हम वो सारी वैक्सीन गवर्नमेंट खुद प्रोक्योर करे और आम पॉपुलेशन तक वो वैक्सीन गवर्नमेंट खुद पहुंचाएगी। तो मैं समझती हूँ कि गरीब आदमी जो है वो डिपेंडेंट नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, उसको गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वो खुद उसको फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करेगी। दूसरी बात ये कि ड्रैप के भी कुछ मैकेनिज्म्स हैं, उसके लॉज हैं जिसके मुताबिक प्राइसेस डिटरमिन होती हैं और उसके अंदर सबसे बड़ा जो प्राइस डिटर्मिनेशन का ये होता है कि हमारे लॉ में कुछ कंट्रीज को रेफरेंस कंट्रीज डिक्लेयर किया गया है, जो हमारे कुछ करीब की कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है और श्रीलंका वाला कुछ कंट्रीज हैं जिनके अंदर दवाइयों की प्राइसेस को हम एक रेफरेंस रेंज के तौर पे यूज करते हैं उस लॉ में और उसके मुताबिक हम अपनी प्राइसेस को फिक्स करते हैं। अब इस वक्त ये वैक्सीन चूंकि दुनिया में पहली दफा और इन रेफरेंस कंट्रीज में मौजूद नहीं है तो हमारे पास अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है उसकी प्राइसेस को डिटरमिन करने का जो लॉ के मुताबिक डिटरमिन होती हैं। तो इसके ऊपर जो है वो इसको रिव्यू किया जा रहा है। मैं समझती हूँ लॉ में थोड़ी सी अमेंडमेंट्स की या चेंजेस की वो चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन है तो फौरी तौर पे तो इजाज़त दे दी गई है, पर इवेंचुअली कोई ना कोई मैकेनिज्म ज़रूर डिवाइस होगा। पर ये वैक्सीन जो है ये इस पे आम पॉपुलेशन या गरीब लोग इस पे डिपेंडेंट नहीं होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब 111166 पर मैसेज कर दिया, उसके बाद क्या प्रोसीजर है, कैसे पता लगेगा और लोगों को कोई टाइम मुख्तस कर दिया जाएगा कि आपने इसी वक्त में आना है और फिर आगे चेक कैसे रखा जाएगा कि ये वही शख्स है जिसने रजिस्टर करवाया था और उसी को वैक्सीन लगाई जा रही है? जी बिल्कुल, ये इसका बड़ा एक शफाफ तरीका है। हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है। जिस वक्त आप अपने आप को रजिस्टर कराते हैं तो आपको फौरी तौर पे जवाब आता है, आपको एक कोड दे दिया जाता है आप और उसके बाद आपको वो डेट और वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो आपको मैसेज के जरिए कन्वे किया जाता है कि आपने फलानी डेट को फलाने वैक्सीनेशन सेंटर पे आना है। जब आप वहाँ जाते हैं आप अपना वो मैसेज दिखाते हैं, कोड दिखाते हैं, वो कोड उसमें एंटर किया जाता है तो फिर आपको वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल किया जाता है और वैक्सीनेशन लगती है और उसका डाटा जो है वो डायरेक्टली निम्स जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जो एक डेटाबेस है एनसीओसी का बनाया हुआ नादरा से कनेक्टेड है उसके अंदर फीड कर दिया जाता है। तो ये बहुत साफ और शफाफ तरीका है और बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इसमें यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि जब आपने इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए एग्जैक्टली कि कौन से शहर में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी प्रोविंस में कितनी वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन हो गई हैं, किस पॉपुलेशन को हो गई हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम बनाया गया है डेटाबेस का, जिसपे ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर, जो कुछ सवालात हमारे दिमाग में थे वो उसको क्लियर करने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने लेकिन क्लियर इससे किए ना भी हैं। नेड्रा में रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, तो जिन बुजुर्गों ने नहीं करवाते बाज़-औक़ात और या उनकी उम्र ज़्यादा है या एक्सपायर हो गए हुए हैं, तो आप ज़रूर कोशिश करें रजिस्ट्रेशन का अमल 1166 पे भी, और नेड्रा में भी आपका डेटाबेस मौजूद हो, ताकि वो एहसास प्रोग्राम में भी ये चीज़ सामने आई थी कि लोग रजिस्टर्ड नहीं थे वहाँ पे, जिससे प्रॉब्लम आ रही थी। अब हमारे दिमाग में एक और चीज़ भी आती है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, पता नहीं वो क्या कर रही हैं, और पाकिस्तान में वैसा निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान कहीं बहुत पीछे तो नहीं रह गया? पाकिस्तान में क्या पॉलिसीज़ ठीक नहीं है? क्या पाकिस्तान को वैक्सीन का इल्म ही नहीं है? ऐसे सवाल भी हमारे दिमाग में ये सिर्फ हमारे जहन में नहीं आते। अगर आप यूरोपीय यूनियन की बात करें तो जर्मनी में जितने सवाल उठाए जा रहे हैं ब्रसल्स के ऊपर और फिर वहाँ के गवर्नमेंट के रोल के ऊपर, कि देखें बरतानिया कहाँ निकल गया, वहाँ पे उन्होंने वैक्सीनेशन शुरू भी कर ली। सो हम अपने बारे में बातचीत करेंगे और फोकस करेंगे एंड जानेंगे कि क्या वैक्सीनेशन का प्रोसेस यहाँ पर है और क्या होना चाहिए। हमारे साथ हैं इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना डॉक्टर इमरान शरीफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग। Good morning. Thank you for inviting. It's a pleasure and it's a pleasure to be here. थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, ये जो हम सारी गुफ्तगू कर रहे हैं ये कितनी लेमन कॉन्वर्सेशन है, बिकॉज हमारे यहाँ खौफ बहुत ज़्यादा है वैक्सीन्स का। तो वैक्सीन लगाना कितना सेफ़र है, इसलिए कि बहुत सारी उड़ती उड़ती खबरें लोगों तक पहुँच रही हैं, तो उसके बारे में बड़ी मुतज़ाद राय है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे सवालात किए। अभी जो प्रीवियस सेशन था उसमें भी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे हेल्थ केयर वर्कर की हो, चाहे डॉक्टर्स की, नर्सेस की, जनरल पब्लिक की, उनको एजुकेट करना है हमें वैक्सीन के बारे में। और हमें ये चीज़ें अमेरिका से ज़्यादा बेहतर किसी और कंट्री के साथ आप ये लर्न नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में इस वक्त ऑलमोस्ट एज ऑफ टुडे दिस मॉर्निंग 109 मिलियन केसेस हैं, जिसमें से 28 मिलियन केसेस अमेरिका में हैं, और अमेरिका में इस वक्त ऑलमोस्ट 52 मिलियन वैक्सीनेशन हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ प्रोसेस जो है वो रोज़ बरोज़ इम्प्रूव हो रहा है, और वैक्सीन जो है वो बहुत सेफ़ है। जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है फाइज़र बायोनटेक, जो कि आपको पता है कि एक टर्किश कपल टर्की में है, और विद द हेल्प ऑफ फाइज़र कंपनी उन्होंने ये वैक्सीन बनाई है जो कि ऑलमोस्ट 95% इफेक्टिव है, और मॉडर्ना जो कि 94% इफेक्टिव है। और दोनों जो ट्रायल थे वो काफ़ी बड़े ट्रायल थे। उसमें जो इनरोलमेंट हुई थी फाइज़र के ट्रायल में 43,000 और मॉडर्ना के ट्रायल में 30,000। तो ये दोनों वैक्सीन जो हैं बहुत सेफ़ हैं। इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बेसिकली आपको रैश हो सकता है, फीवर हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है इंजेक्शन साइट पे, बॉडी एक हो सकता है। पहला डोज जब आपको लगता है तो उसमें आपको कम सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जब आपको बूस्टर मिलता है, जो कि फाइज़र बायोनटेक का बूस्टर 3 वीक्स में मिलता है, मॉडर्ना का 28 डेज़ में, उस वक्त आपको ज़रा सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये है कि कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ है इसका, इस वैक्सीन का। और जिन लोगों को एनाफ्लेक्सिस हो चुका है किसी वैक्सीन के साथ, उन लोगों को हम अवॉइड कर रहे हैं। अगर किसी को किसी तरह की एलर्जी है किसी वैक्सीन से, तो हम उनको अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन ये वैक्सीन आई वुड से कि 95% प्लस सेफ़ है, और ये आप बिल्कुल लगाएं अगर अवेलेबल है। स्पेशली अगर पाकिस्तान को कोविक्स के थ्रू, जो कि आपको पता है कि एक प्रोग्राम WHO ने स्टार्ट किया है, जिसमें बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने कमिट किया है कि वो कॉस्ट रिड्यूस करके वैक्सीन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को सप्लाई करेंगे। So, उसमें एस्ट्राजेनेका की अभी तक बात हो रही है। एस्ट्राजेनेका जैसे मैं बात करी तो ऑस्ट्रेलिया ने तो उसको ट्राई किया, उन्होंने कहा साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के ऊपर तो इफेक्टिव नहीं है। WHO ने अभी कहा है कि येस यूज़ इट, क्योंकि कोवैक्स प्रोग्राम से उनको मिली वही रही है और वही हमें यहाँ पे भेजी जा रही है। एंड दैट इज़ द क्वेश्चन कि क्या ये, और ये उन्होंने अब सर्टिफाई कर दिया, एक तरह से उनकी रूलिंग है ये कि ये इफेक्टिव नहीं है कुछ वेरिएंट्स के ऊपर। आपका क्या ख्याल है? वी आर आई थिंक अभी जब तक प्राइवेट सेक्टर हमारा ये नहीं लेकर आता फाइज़र, एंड तब तक हमारे पास तो नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी देखें हमारे पास कितने वेरिएंट आ चुके हैं। मीन्स क्योंकि ये वायरस जो है हर कुछ हफ्ते पर अपनी जेनेटिक कोड को चेंज करता है। तो हमारे पास B117 जो UK का वेरिएंट था, उसके बाद P1 जो हमारे पास ब्राज़ीलियन वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, और एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है वो P1 के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव नहीं है। अब इस चीज़ की अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन हो कि पाकिस्तान में कौन सा वेरिएंट ज़्यादा प्रेवलेंट है, और अगर उसमें P1 आपको मिल रहा है, तो ये वैक्सीन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो
इसकी जेनेटिक कोड टेस्टिंग कर सकें और वेरिएंट को आइडेंटिफाई कर सकें, तो उससे हमें अंदाज़ा हो सकेगा कि ये वैक्सीन लानी चाहिए या नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान में वैक्सीन आ चुकी है और मजीद आ रही हैं, क्या पाकिस्तान ने ठीक फैसले किए? अब रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा अहमियत है इस मामले के अंदर। अमेरिका के जो रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के रिसोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान को फैसले अपने रिसोर्सेज के मुताबिक करने होंगे। पाकिस्तान ने बेहतर फैसले किए और फिर जो मरहलावार फैसला किया गया, 65 साल से जो जायद उम्र के लोग हैं उनको लगाई जाएगी, ये ठीक पॉलिसी है पाकिस्तान की? देखें, अब अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्ड सबसे पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, तो हमारा पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो अब आपके पास जो इस वक्त वैक्सीन अवेलेबल है वो मोस्टली मेरा ख्याल है वो चाइना से आ रही है, और उसका डेटा उन्होंने इतना शेयर नहीं किया है किसी के साथ भी, और इसकी एफिकेसी जो हमें अब तक पता चली है वो 50% और ±2, तो वो इतनी इफ़ेक्टिव वैक्सीन नहीं है। लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, राइट? अगर उन्होंने कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड साइड इफ़ेक्ट उसमें नहीं बताया है कि लाइफ थ्रेटनिंग थिंग्स कैन हैपन, कि स्वेलिंग हो जाती है आपके अपर एयरवे की, जिसको एंजियोडीमा कहते हैं, या एनाफिलेक्टिक शॉक हो जाता है, या पीपल स्टार्ट डाइंग, तो then it should not be used. So if there is no major problem, then I think there is no harm इस वैक्सीन को यूज़ करने का। और ऑब्वियसली डेटा अगर हमें मिल जाता है तो अच्छा है। जहाँ तक एज कैटेगरी का आपने बताया, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिन लोगों को जैसे अमेरिका में हम उनको वैक्सीनेशन दे रहे हैं, तो एज 65 एंड अबव इस वक्त सबको वैक्सीन मिल रही है, जो कि एक बहुत अच्छा आप लोगों का डिसीजन है। उसके अलावा फ्रंट लाइन वर्कर, जिसमें आपके पास डॉक्टर्स, नर्सेज, EMTs, उन लोगों को मिल रही है। तो जो ज़्यादातर मोर्टेलिटीज़ जो हम देख रहे हैं वो एल्डरली पॉपुलेशन में हो रही है। अब आप देखें कि अमेरिका में ऑलमोस्ट 500,000 डेथ्स हो चुकी हैं अनफॉर्चुनेटली, और ज़्यादातर केसेस जो हम देखते हैं ICU में वो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो कि अगर उनको कोविड हो जाता है और अगर वो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं तो उनके बचने का चांस जो है वो बहुत ग्रिम रह जाता है। तो एल्डरली पॉपुलेशन, तो आप उनको वैक्सीनेट जितनी जल्दी कर सकते हैं करें। उसके अलावा अगर आपके पास इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, जैसे कैंसर है, किडनी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, उनको आप वैक्सीनेट करें। और जो यंगर पॉपुलेशन है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका जो पाकिस्तान में इम्यून सिस्टम है यंगर पॉपुलेशन का, इट्स प्रीटी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप लोगों के एक्सपोजर इतने हैं वायरसेस से जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं होते। तो यंगर पॉपुलेशन जो है वो आखिर तक वेट कर सकती है, लेकिन आप फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट करें, 60 और 65 अबव को करें, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या जिन लोगों को क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो हमने तो ये भी फैसला किया कि हर्ड इम्यूनिटी हम हासिल करेंगे, लेकिन 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं या नौजवान हैं उनको नहीं लगाई जाएगी। क्या 18 साल से कम उम्र लोगों को ज़रूरत ही नहीं है ये वैक्सीन लगाने की, या कोई वक्त आएगा कि इनको वैक्सीन एंड पे लगाई जाए, लेकिन लगाई ज़रूर जाए? जो हमारे पास इस वक्त डेटा है वो है 17 और 18 साल से ऊपर के बच्चों का, यानी यंग एडल्ट। तो उससे जो चिल्ड्रन का डेटा है, एडोलेसेंस का डेटा है, जो एज कैटेगरी है 14 to 18, वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो अब वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, क्योंकि अगर आप सोचें कि इस पैंडेमिक को शुरू हुए हुए मार्च में शुरू हुआ है, तो अभी इसमें 12 महीने भी नहीं हुए। जब WHO ने इसको लास्ट ईयर अनाउंस किया था, तो हम इस डिज़ीज़ के बारे में हर दिन हम इसके बारे में नई चीज़ समझते हैं। तो अगर हम इसको थोड़े अरसे और रुके तो हमें ये सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा सवाल किया। लेकिन डॉक्टर साहब, जो ब्रिटेन वेरिएंट है वो तो बच्चों के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, और उसकी फर्टिलिटीज़ भी हैं बच्चों में, और उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो सबसे डेडलीस्ट वेरिएंट हो सकता है। अब तक जितनी म्यूटेशंस हुई हैं उनमें सबसे ख़तरनाक म्यूटेशन जो है उसी को ही कंसिडर किया जा रहा है। कंसिडरिंग दैट ये जो सारी दुनिया की पॉलिसीज़ है जहाँ पर वो यंगर पॉपुलेशन को बाद में लेकर आ रहे हैं, विल बी वाइजर, मतलब जी, क्योंकि अगर आप देखें कि इन्फेक्शन रेट और मोर्टेलिटी जो है ना बहुत लो है, लेकिन अगर आप एल्डरली पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो उनका इन्फेक्शन रेट और मोर्टेलिटी बहुत हाई है। जैसे जो डेटा अब तक पब्लिश हुआ है डिफरेंट मेडिकल जर्नल्स में, जो मोर्टेलिटी रेट है वो बिटवीन 40 to 70% डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, सिटी, और कितनी बड़ी स्टडी थी। तो यंगर पॉपुलेशन में अगर इन्फेक्शन हो भी रहा है तो कम रेट पे हो रहा है, और मोर्टेलिटी जो है वो भी बहुत लो है। तो वो चीज़ें हमें फैक्टर इन करनी पड़ती है। यूके का सिस्टम जो है उसके बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है दुनिया में, कि फाइजर आती है और चूँकि उसको 3 दिनों के अंदर इस्तेमाल करना होता है, तो लोग अपने स्लीव्स भी रोल करके बैठे होते हैं, इतना उनका सिस्टम एक्यूरेटली, उसके वो जितने शॉट्स लगने हैं जितने लोगों को वो लग जाए। मिथ्स नहीं आपको अमेरिका में यूरोप को फेस करने पड़े जो कि हमारे यहाँ लोगों को होते हैं। हमारे यहाँ तो लोग आज तक पोलियो के खतरे फैलाने पे तैयार नहीं हुए,
कोई इंजेक्शन लगाने, कोई किसी मेडिसिन के बारे में कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, तो वहाँ पे इस तरह की कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल रेस किया। ये जो मिथ्स हैं ये पूरी दुनिया में हैं। अच्छा। ये पाकिस्तान के नहीं है, ये अमेरिका में भी इस तरह के हमें इशूज़ हुए हैं। तो बेसिकली हम करते ये हैं कि जैसे मैं आज इस आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, इसी तरह के हम लोकल जो अमेरिकन चैनल हैं, फॉक्स न्यूज़ और लोकल न्यूज़पेपर हैं, उसमें इंटरव्यू देते हैं, और जो ABC, NBC उसमें डिस्कशन करते हैं वैक्सीन के बारे में कि जी आप इसको लगवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगवाएं, हर्ड इम्यूनिटी लें, ताकि हम वापस एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ चले जाएं। चलिए, उधर तो लोग सुन के मान जाते होंगे। आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे कि कैसे लोगों को कन्विंस करें कि लगवाएं वैक्सीन, कुछ नहीं होगा, वैक्सीन लगवाना बेहतर है, ना लगवाना ज़्यादा खतरे की बात है? मेरा ख्याल है कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जितनी ज़्यादा कम्युनिटीज़, जितनी ज़्यादा सिटीज़ में जाके लोगों को एजुकेट करें, उसमें ऑब्वियसली हमारी तरह के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंटिन्यू टू उनको एजुकेट करते रहें। और मेरा ये सजेशन होगा कि आप अपना जो पॉलिटिशियन है उनको इन्वॉल्व करें, क्योंकि आप देखें ना, जो पॉलिटिक्स होती है उसमें हज़ारों के हिसाब से वोट होते हैं और उनके फॉलोअर बहुत होते हैं। तो अगर आपके साथ एक हेल्थ केयर फिजिशियन है और एक पॉलिटिशियन है और दोनों एग्री कर रहे हैं कि जी आप ये काम करें, तो आप देखें उसका इम्पैक्ट कितना होगा। अगर आप मीडिया पे चले जाते हैं, एक फेडरल मिनिस्टर और एक आपका जो मेन हेल्थ सेक्रेटरी है वो वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ कम्युनिटीज, तो इसका इम्पैक्ट बहुत होगा और लोग लगवाएंगे वैक्सीन। तो ये सिर्फ एजुकेशन हमें चाहिए, इसके बारे में सिर्फ एजुकेट करना है। डॉक्टर इमरान शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने और आपने जो अपना एक्सपीरियंस अमेरिका में है वो हमारे साथ शेयर किया। और बहुत ज़रूरी है ये एक्सपीरियंस शेयर करना, सिर्फ पाकिस्तानियों में सवालात नहीं है, हम लोग ऐसे सवाल नहीं करते, अमेरिका में भी लोग बैठे ये सवाल कर रहे हैं। पर बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। डेफिनेटली हमजा, मतलब इंसान तो इंसान है और ये वायरस जो है ये बहुत नया है और बड़े अरसे के बाद हमने कोई पेंडेमिक ऐसा देखा है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। सो हम इसके बारे में जिंदगी में तो हमने पहले ही देखा है पेंडेमिक। हाँ, हमने तो अपनी जिंदगी में बिल्कुल पहले देखा है। सो हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन कुछ बातें करेंगे उसके बाद सेनेट के हवाले से भी। हाँ, स्टे विद अस। सुबह 7